आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? भाषा में अनेक प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। इनको जो उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, इन सबको हम क्या होते हैं, ये सब शब्द बनाते हैं। क्या करते हैं? ये शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि, समास, ये इन सब का कार्य क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण करना होता है। ये नए शब्दों को बनाते हैं, किसी मूल शब्द में आगे पीछे, ठीक है, या उसमें बदल कर नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, भाषा में अनेक प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। भाषा के पास जो विशाल शब्द भंडार होता है, उसमें शब्द बनाने की क्रिया का बहुत महत्व होता है। यहाँ हम शब्दों के निर्माण से जुड़े उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जैसे प्रकरणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? ठीक है, उपसर्ग से बने कुछ शब्द यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले वी से कुछ शब्द बने हैं यहाँ पर, जैसे वी से वी शब्द, वी शब्दांश जो हमने किस में जोड़ा? चार में, तो हमारा नया शब्द बन गया विचार। ऐसे ही वी जोड़ा हार में, तो क्या बन गया? विहार। है ना, नम्र में वी जोड़ा तो पूरा शब्द क्या बन गया? विनम्र। देखो, उपसर्ग जोड़ने से उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनता है, उसका अर्थ भी अलग आता है, उसका अर्थ भी अलग आता है। ठीक है, आपने देखा कि वी और अभी शब्दांशों में कितने शब्द बन गए और अभी कितने ही शब्द बन सकते हैं, है ना, कितने बन गए हैं और कितने बन सकते हैं। ठीक है, आइए अब कार मूल शब्द में उप, अप, वी, आ, सत, वी आदि शब्दांश जोड़कर इसी बात को पुनः परखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है उप जमा कार, अगर हम नया शब्द बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? उपकार। और जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा? हित। वी जमा कार क्या बन जाएगा? विकार। विकार का अर्थ क्या होता है? दोष या बदलाव। ठीक है, सत जमा कार सत्कार, जिसका अर्थ होता है स्वागत। ठीक है, उसके बाद अब जमाकार अपकार, उसका अर्थ हो जाएगा, देखो एक नया शब्द बना है, उसका अर्थ होता है अहित, जिसका हित नहीं है होता। आकार, आकार, आकृति, विकार। ठीक है, वी जमाकार विकार। ठीक है, मूल शब्दों से पहले जुड़ने वाले यही शब्दांश व्याकरण में उपसर्ग कहलाते हैं। जो ये हमने जोड़े हैं मूल शब्द से पहले, ये व्याकरण में क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। इसीलिए कहा जा सकता है कि मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सम्मान, आदेश, प्रतिदिन, सहपरिवार, अपशब्द, सुपुत्र, अनपढ़ आदि। ठीक है, अब कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के प्रचलित उपसर्गों के साथ साथ संस्कृत के अवयवों का उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे हम संस्कृत भाषा के कुछ उपसर्ग और उनसे बने शब्द देखते हैं, तो उपसर्ग क्या होते हैं संस्कृत के? अ, अति, अन, अनु, अप। ठीक है, और इनके अर्थ भी दिए हैं कि इस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखो, उपसर्ग होते हैं तो उनका अर्थ होता है, उपसर्गों का अर्थ होता है, लेकिन उनको हम वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब ना हम किसी वाक्य में ए खाली लिखेंगे, ना अति खाली लिखेंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ अवश्य जुड़ेगा। ठीक है, अन। ठीक है, तो अब जैसे आ में चल जोड़ा तो अचल बन गया, अजर, असत्य, अधर्म, अहिंसा। आ जुड़ने से ही देखो इनके अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। ठीक है, ऐसे ही अति, अतिशय, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अत्याचार, अत्यधिक, है ना। ऐसे ही नीचे दिए हैं, ये सब संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा सभी बच्चे इनको, कि कौन कौन से किस
के उपसर्ग होते हैं, आप सभी इनको देख लीजिएगा, ठीक है। उपसर्गों के बारे में यह अवश्य ध्यान रखें। अब क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात दी गई है, महत्वपूर्ण बात दी गई है। उपसर्गों का एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन इस अर्थ में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, है ना। जो बात मैंने अभी बताई आपको पहले कि उपसर्गों का एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन इस अर्थ में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे सू का मतलब अच्छा होता है, अच्छी होता है, लेकिन हम खाली सू का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ सुगंध, अच्छी गंध सही है, लेकिन यह गंध बहुत सू है का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हम ऐसे थोड़ी प्रयोग करेंगे कि यह गंध बहुत सू है, ऐसे थोड़ी, तो सू का प्रयोग हम थोड़ी करेंगे वाक्य में, ठीक है। यहाँ सू की जगह अच्छी ही सही माना जाएगा, सू की जगह क्या सही होगा यहाँ पर, अच्छा, ठीक है। उपसर्ग के जुड़ने पर यदि संधि हो रही हो तो शब्द को संधि के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम उपसर्ग में एक तो होता है कि बिना संधि के हम लिख लेते हैं, और दूसरा होता है संधि के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे बिना संधि का मैं एक आपको उदाहरण दूं तो क्या बनेगा, जैसे सु जमा कर्म, हमने इसको ऐसे ही जोड़ दिया, हमने इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया, दोनों को ऐसे ही मिलाकर जोड़ दिया, ये बिना संधि का हो गया, इसमें कोई हमने संधि परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण दिया है, प्रति जमा अक्ष, अब देखो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रति अक्ष ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रोंग हो जाएगा, इसमें हम संधि परिवर्तन करके लिखेंगे प्रत्यक्ष। जैसे जमा आवरण, अब हम ऐसे पूरा तो नहीं लिखेंगे पर्यावरण, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको संधि करके लिखेंगे पर्यावरण, ठीक है। समझ में आया, संधि, इसमें संधि का भी परिवर्तन उपसर्ग में। यस मैम, आ गया। तिमंजिला, दुमंजिला, चौतरफा आदि में उर्दू के मूल शब्दों के साथ हिंदी उपसर्गों का यह प्रयोग बहुत प्रचलित है, किंतु ऐसा प्रयोग हर उपसर्ग के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे वे तिमंजिला पर रहते हैं, उनका ऑफिस दुमंजिले पर है, आजकल चौतरफा कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। उर्दू के ये किसके हैं, हिंदी सॉरी विदेशी उपसर्ग में फारसी के उपसर्ग, हिंदी में फारसी के कुछ प्रमुख उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये उपसर्ग निम्नलिखित है, जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, यानी विदेशी उपसर्ग है ना। बा, बे, ब, ये सब किस में आते हैं, फारसी में आते हैं, ठीक है। जैसे अल से हो गया अलविदा, अलबेला, अलमस्त, कम से हो गया कमक्ल, कमजोर, कम समझ, है ना। हम से हो गया हमजोली, हमदर्द, हम शक्ल, ऐसे, ठीक है। इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं अंग्रेजी के, विदेशी उपसर्ग में किसके आते हैं, अंग्रेजी के। अंग्रेजी के जैसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, यानी ये उपसर्ग हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, है ना। ऐसे ये सब किसके हैं, अंग्रेजी के। हेड मास्टर, है ना, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट होता है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट क्लर्क, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये जो मैंने अभी ऊपर समझाया है उसी के आधार पर ये नीचे है, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे हमने उपसर्ग पढ़ा है, ये मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द या धातु, क्रिया की जो धातु होती हैं, जैसे पढ़, लिख, पठ, ये सब धातु रूप हैं, तो इनके पीछे जुड़ती हैं, ठीक है। या तो मूल शब्द के पीछे जुड़ती हैं या क्रिया की धातु के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, अर्जुन वाजपेयी एक युवा पर्वतारोही है, इनकी सफलता में इनकी कर्मठता का हाथ है ना। जो यहाँ पर ये रेड कलर में दिए गए हैं, इनमें देखिए, इनमें सब में क्या है, पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे इसमें ता प्रत्यय लगा है, इसमें शाली प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें मान
आन प्रत्यय लगा हुआ है, कीर्तिमान मान प्रत्यय लगा हुआ है, ऐतिहासिक इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने बड़ी ई, ता, इक, शालीमान जैसे शब्दांशों को देखा। इन्होंने अंत में जुड़कर शब्द व धातुओं के अर्थ में विशेषता ला दी है। व्याकरण में यही शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मूल शब्दों, मूल शब्द जैसे हमने उपसर्ग में पढ़ा, मूल शब्द इन शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और किसके पीछे जुड़ते हैं? क्रिया की धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। क्रिया की धातु जैसे मैंने भी बताया, जैसे पठ, लिख, है ना, ये सब क्या होती हैं? धातु। तो इनके पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं ये। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्र जमा ईय, वैश्विक विश्व जमा इक, महंगाई महंगा जमा आई, घुमक्कड़ घूम जमा अक्कड़ घुमक्कड़। ठीक है, इस तरह ये शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय जो होते हैं ये किसके पीछे जुड़ते हैं? क्रिया की धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, जो धातु रूप होते हैं उनके पीछे जुड़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी आपको, जैसे पठ, लिख, घूम, इन सब के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाने। कृत प्रत्यय किसके पीछे जुड़ते हैं? धातु। किसके पीछे जुड़ते हैं? धातु के पीछे जुड़ते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जिसमें आ जाते हैं संज्ञा, विशेषण, नहीं, ये सब आ जाते हैं, क्रिया, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा आप बात याद रखिएगा, कृत प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा मीन्स मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो एक प्रॉपर वर्ड होता है, प्रॉपर शब्द होता है। ठीक है, उसके पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को इतना? कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा व विशेषण शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रत्यय है, ये धातु है और इनसे जुड़ा ये जो शब्द बना है इसको हम कृदंत कहते हैं। जो इनसे जुड़कर शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कृदंत। जैसे पढ़ जमा आई, पढ़ाई, तो ये हमारा कृदंत शब्द हो गया। घबरा जमा आहट, घबराहट, उड़ जमा आन, उड़ान, भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर संज्ञा बनाने वाले प्रमुख कृत प्रत्यय, यानी यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जो संज्ञा शब्द बना रहे हैं। ठीक है, जैसे फेर में आ जोड़ा तो फेरा, धुल में आई जोड़ा तो धुलाई, यानी ये सब क्या है? ये जो ये धातु है, ये सब किसके पीछे जुड़ते हैं? धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरह नीचे भी दिया गया है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब कृत प्रत्यय जो विशेषण बनाते हैं, ठीक है, जो विशेषण बनाते हैं, जैसे भूल में अक्कड़ जोड़ा भुलक्कड़, घूम में अक्कड़ जोड़ा घुमक्कड़, लड़ में आकू प्रत्यय जोड़ी तो लड़ाकू पढ़ाकू, ये सब क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? विशेषण शब्द बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? विशेषण शब्द। ठीक है, ठीक है, ये कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कृत प्रत्यय जो होती है वो 5 तरह की होती हैं। कृतवाचक, कृत प्रत्यय, कृतवाचक, कृत प्रत्यय। कृतवाचक में क्या होता है? कर्ता का बोध होता है। जिन कृत प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं। कर्ता आप जानते हैं कौन होता है? काम करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, काम करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, जैसे कमा जमा आऊ, कमाऊ, तैर जमा आग, तैराक, लड़ जमा आकू, लड़ाकू, कृप जमा आलू, कृपालू। ठीक है, इस तरह। दूसरा, कर्मवाचक जो कर्म का बोध कराते हैं। जैसे एक वाक्य हम पढ़ते हैं उसमें कर्ता कर्म क्रिया 3 चीजें होती हैं, तो ये उसमें कर्म का बोध कराते हैं। जैसे घेर जमा आ, घेरा, झूला, ठेला, खेल में ओना सब जोड़ा खिलौना, बिछोना, झाड़ में ऊ सब जोड़ा झाड़ू, शब्दांश जोड़ा झाड़ू। ठीक है, इस तरह एक सिंपल सी परिभाषा, मतलब आप पहचान कर सकते हैं कि आप ये देख लेना कि जो इसमें प्रत्यय जुड़ा है वो किस में जुड़ा है, कि मूल शब्द में जुड़ा है या किसी धातु में जुड़ा है। तो अगर धातु में जोड़ा गया है तो वो कृत प्रत्यय होगा, अगर किसी मूल शब्द में जुड़ा है तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। इसकी पहचान ऐसे ही की जा सकती है।
जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु के पीछे जुड़ते हैं, हमें पहचान ऐसे ही करनी है। जैसे खिलौना, तो खेल जमा ओना, तो खेल तो एक धातु रूप हो गया, खेल, ठीक है। तो ये ओना, ओना प्रत्यय जोड़ा है तो ये हमारा कृत प्रत्यय हो गया। अगर ऐसे पूछा जाए ये कौन सा प्रत्यय है, कृत है या तत्कृत है, तो आपको पहचान ऐसे ही करनी है, ठीक है। करणवाचक, करणवाचक में क्या होता है, करण क्या होते हैं, जो साधन का प्रयोग कराते हैं, ठीक है, साधन का प्रयोग कराते हैं। जैसे झाड़ में अन प्रत्यय जोड़ा झाड़न, घेर में आ जोड़ा घेरा, बोल में ई जोड़ा बोली, तो ये शब्द सब किसका बोध करा रहे हैं, साधन का, ठीक है। भाववाचक में भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे झगड़ में आ जोड़ा तो झगड़ा, समझ में ओता जोड़ा तो समझौता, छिड़क में आव जोड़ा तो छिड़काव, ठीक है। और फिर क्रिया, कुछ क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे पढ़ जमा आ पढ़ा, खरीद जमा ई खरीदी, ये क्रिया का बोध करा रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे कृत प्रत्यय है, ठीक है, जो कि किस किस का बोध करा रहे हैं, कर्ता का, कर्म का, करण का, है ना, और भाववाचक संज्ञा का और क्रिया का, ठीक है।